Handsome Limited statement of financial position show ordinary share capital 150 million, share premium 50 million at the beginning of the financial year. If the ordinary shares capital 250 million and share premium 120 million at the end of the financial year. साल के शुरू में 150 मिलियन शेयर कैपिटल था और शेयर प्रीमियम था 50 मिलियन। साल के एंड पे ऑर्डिनरी शेयर्स हो गया 250 मिलियन और शेयर प्रीमियम हो गया 120 मिलियन। how much did the ordinary shares with the share premium issue raise? कहता है how much did the ordinary shares with share premium raise, कि शेयर प्रीमियम के रेज होने से ऑर्डिनरी शेयर्स कितने रेज हुए। देखिए हमारे पास 150 से 250 हो गया और शेयर प्रीमियम 50 से 120 हो गया, तो शेयर कितना बढ़ा 100 और शेयर प्रीमियम कितना बढ़ा 7, तो टोटल कितना बढ़ गया 170। और कौन सा सवाल कह रहे थे 34, यही वाले 25। ओपनिंग रिटेन अर्निंग बैलेंस 150 मिलियन, इट मेड अ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 30 मिलियन। हमारे पास रिटेन अर्निंग का बैलेंस पहले पड़ा हुआ है 150 और 30 मिलियन का हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। ड्यूरिंग द ईयर एंड ऑर्डिनरी डिविडेंड 50 पैसा पर शेयर was paid on 40 million ordinary shares। 40 million ordinary shares है और 0.5 कितना पे कर रहे हैं, कहते हैं व्हाट वाज द रिटेन अर्निंग फॉर द ईयर एंडेड। प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाएगा, रिटेन अर्निंग माइनस हो जाएगा, डिविडेंड क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्या हुआ 50 पैसा पर शेयर, 100 पैसे होते हैं 1 रुपए के अंदर, तो 50 पैसा आधा रुपए है, इसलिए उसको 0.5 दिया। और बताएं 32 28 भी देख लें। अ डेबिट बैलेंस ऑन द रिटेन अर्निंग इंडिकेट अक्यूमुलेटेड लॉसेस। डेबिट बैलेंस है कि अगर रिटेन अर्निंग का बैलेंस डेबिट होता है तो इसका क्या मतलब है, पहले प्रॉफिट पड़े हुए या लॉसेस पड़े हुए। डेबिट साइड पर ये पीआरसी में पड़ा था, वो जो डेबिट साइड पर रिटेन या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ रहा है तो लॉस का मतलब लॉस होता है, और क्रेडिट साइड पर आ रहा है तो मतलब प्रॉफिट होता है। ये पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है। 32 की बात कर रहे हो। Which of the following is specific reserve created out of retained earning to ensure dividend remain stable? Dividend equalization reserve, ये तो डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है 34। हाँ जी लिखा हुआ है। और 1 जनवरी 23 बीटा लिमिटेड हैज शेयर कैपिटल 50 मिलियन, 10 रुपए ईच, शेयर प्रीमियम 15 मिलियन, अक्यूमुलेटेड लॉसेस 25 मिलियन। मुनीब बस कर जाओ, बाद में पता कर लेना। ड्यूरिंग द ईयर 23 बीएल अर्न नेट प्रॉफिट 15 मिलियन। ये तो सिंपल, अगर हम पहले शेयर कैपिटल की बात करें तो 50 मिलियन लिखा हुआ है, शेयर प्रीमियम 15 मिलियन लिखा हुआ है और अक्यूमुलेटेड लॉसेस 25 मिलियन है। नेट प्रॉफिट हमें हुआ 15 मिलियन का, यहां पर ऐड हो जाएगा। द फॉलोइंग शेयर्स वर इशूड ड्यूरिंग द ईयर 1 जुलाई 23 10% राइट शेयर्स 20 रुपए पर शेयर। क्या करेंगे 10% है तो 50 को पहले 10 पे डिवाइड किया, नंबर ऑफ शेयर आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 10% 0. अब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा,
और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर, इसका मतलब है 5 शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा और 5 ही शेयर प्रीमियम। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है, शेयर प्रीमियम में से माइनस हो जाएगी, खत्म होगी बात। 1 नवंबर 2023 बोनस इशू हुआ 1 फॉर एवरी 5 बोनस शेयर्स 1/5, तो 50 का 1/5 लेंगे या 55 का, सिर्फ फाइनल डिविडेंड ओपनिंग का लेते होते हैं, बाकी अप टू द डेट। तो 55 का 10% लिया, कितना आ गया 5 पॉइंट। अब वो कहते हैं नहीं आपको पता है कि बोनस शेयर्स डायरेक्ट ले सकते हैं, बोनस शेयर्स डायरेक्ट ले सकते हैं, तो हमने सिंपल डायरेक्ट बोनस शेयर्स ले लिया 10%, 10% 1 फॉर 5 है यार, 11 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय। अब ये बोनस शेयर्स हैं, ये डिविडेंड वाले हैं या अदर देन डिविडेंड वाले हैं? आपको बताया था कि अगर ना बताया हो तो वो अदर देन डिविडेंड होता है। तो 11 शेयर कैपिटल में ऐड शेयर प्रीमियम में से, अब बैलेंस कर लो, 50 में 5 प्लस कर दिया और 11 प्लस कर दिया, 15 में 5 प्लस कर दिया 20, और 20 में से 12 माइनस कर दिया 8, और 25 में से 15 10। क्वेश्चन नंबर 14 था, वो हो गया। चले जी, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बुक से ओके हुआ है। इसके पास्ट पेपर हमने 7 करने IS 8 के, IS 8 कंप्लीट करेंगे तो फिर ये प्रॉपर क्वेश्चन हमारा होना शुरू हो जाएगा पेपर में, चाहे अलग सवाल आ जाए या IS 8 के साथ मिलके आए क्वेश्चन। ये तकरीबन हमें 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन अब ये आ सकता है, मिनिमम 10 नंबर तो आना ही आना है ना। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। सॉरी IS 8, चैप्टर 8 नहीं, चैप्टर इसका 10 है आपकी बुक का। वैसे ये किसी भी बुक में कोई भी चैप्टर हो सकता है, मेन हमने पढ़ना है IS 8 क्या, अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर। इसमें टोटल 3 नाम नजर आ रहे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और एरर्स। मेन IS 8 4 चीजों को डील करता है। सबसे पहले ये डील करता है सेलेक्टिंग and applying accounting policy। IS 8 डील करता है selecting and applying accounting policies। दूसरी ये चीज चेंज करता है accounting of change in accounting policy। पहला सिलेक्ट करना कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी लगानी है, और फिर अप्लाई करना कैसे इंप्लीमेंट करनी है। फिर अगर चेंज आ जाए तो उसको उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, मतलब एंट्री क्या पास करनी है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। अकाउंटिंग फॉर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। नंबर 3, अकाउंटिंग ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। नंबर 4, प्रायर पीरियड एरर्स। तो 4 चीजें ये डील करता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करना और फिर उसको अप्लाई करना,
फिर अकाउंटिंग पॉलिसी अगर चेंज हो जाए तो कैसे डील करना है, अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज हो जाए तो कैसे डील करना है, और अगर कोई एरर पहले हो चुके हैं तो उनको ठीक कैसे करना है। ये 4 चीजें इस स्टैंडर्ड में हम सीखेंगे। जो फर्स्ट नंबर पे है इसमें से अभी तक कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया हुआ। यहां से जब भी क्वेश्चन आया है यानी एमसीक्यूज ही आया है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इसमें आज तक नहीं, बन भी नहीं सकता, थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो सबसे पहले इसके अंदर 3 चीजें हमें मेन नजर आ रही हैं, एक अकाउंटिंग पॉलिसी, एक अकाउंटिंग एस्टीमेट और एक एरर। जो पहला है वो तो है ना सिलेक्ट और अप्लाई कर रहा अकाउंटिंग पॉलिसीज को, तो पहले हमें पता होना चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसी क्या चीज है। अकाउंटिंग पॉलिसी किसे कहते हैं? कहते हैं जब आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो और प्रेजेंट करते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना और प्रेजेंट करना। इसको प्रिपेयर करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए कुछ फॉर्मेट्स इस्तेमाल होते हैं, कुछ रूल्स इस्तेमाल होते हैं, कुछ कन्वेंशंस, बेसिस, उनको अकाउंटिंग पॉलिसी कहा जाता है। जैसे एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट के साथ भी आपने ये बनाना है कि इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है जब वो अकर हो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैश। फिर हम इसके ऊपर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगा रहे होते हैं। फिर यहाँ पर FIFO मेथड इस्तेमाल हो रहा होता है या वेटेड एवरेज इस्तेमाल हो रहा होता है। तो कौन मेजरमेंट बेस क्या रखना है, रिवैल्यूएशन मॉडल है या कॉस्ट मॉडल है, ये सब जो बेसिस हम रखते हैं, जो डिस्क्लोजर्स के अंदर चीजें हम लिख रहे होते हैं कि हमने ये चीजें कंसीडर की हैं, उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। कि अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए या उसको प्रेजेंट करने के लिए जो रूल्स इस्तेमाल होते हैं, जो बेसिस इस्तेमाल हैं, जो कन्वेंशन इस्तेमाल हैं, मतलब जो चीजें हम बेस बनाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रहे हैं, उन बेसिस को अकाउंटिंग पॉलिसीज कहते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज को समझने के लिए आप लोगों में 3 चीजें आपने देखनी है कि जो 3 चीजों के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं रूल्स, वो अकाउंटिंग पॉलिसीज है। वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहले रिकॉग्निशन के लिए, जो रिकॉग्निशन रूल्स होते हैं वो सारे के सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं। मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन। अकाउंटिंग पॉलिसीज को जानने के लिए क्या होता है कि अगर आप कहते हो कि रिकॉग्निशन रूल्स डिफाइन कर रहे हो, इसका मतलब है अकाउंटिंग पॉलिसी है वो। अब मेजरमेंट बेस पॉलिसी बता रहे हो कि कॉस्ट मॉडल रखना है या रिवैल्यूएशन मॉडल रखना है, फेयर वैल्यू मॉडल होगा या कॉस्ट मॉडल होगा, तो वो क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग पॉलिसी। फिर आप कहते हो कि आपके पास जो गवर्नमेंट ग्रांट है, या तो हम सेपरेटली रिकॉग्नाइज करते हैं डेफर्ड ग्रांट, या उसको डायरेक्टली, इसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन मेथड, हाउ टू प्रेजेंट। या आपने डायरेक्टली डिडक्ट कर देना है या आपने, और रिकॉग्निशन रूल का मतलब क्या है? IAS 23 के अंदर हमने पढ़ा कि जो क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर इंटरेस्ट आना है उसको एक्सपेंस में रिकॉग्नाइज करना है या उसको कैपिटलाइज करना है। ये क्या है? ये IAS 23 हमें एक रूल बता रहा है कि हमने जो क्वालिफाइंग एसेट का इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज करना है, जो बाकी है वो कहां रिकॉग्नाइज करना है? एक्सपेंस। आपने उसको नॉन करंट एसेट रिकॉग्नाइज कर रहे हो या उसको SOPL में चार्ज कर रहे हो। ये जो रूल्स हैं ये किस में आते हैं? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में, कि किसी भी वैल्यू को आपने करंट एसेट्स बनाना है, नॉन करंट एसेट बनाना है या उसको एक्सपेंस में लिखना है। ऐसी कन्वेंशन या रूल्स को क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। मेजरमेंट में क्या आता है? आपने कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना है, आपने रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना है, फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करना है, इसको क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बेस्ड पॉलिसी। प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? कि आपने
जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसको एसेट्स में से डायरेक्टली डिडक्ट करना है या उसको सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना है, इसे क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ। कहते हैं अगर इनमें कोई चेंज आता है तो समझो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है, या इनको आप सेलेक्ट कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब है आप अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करके अप्लाई कर रहे हो। इसमें मोस्टली क्या आता है, इंटरेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट हम उसको क्या करते हैं, कैपिटलाइज। तो रिकग्निशन क्राइटेरिया ये हो गया कि आपने किसी भी अमाउंट को कैपिटलाइज करना है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखना है, इस बेस को क्या बोलते हैं, रिकग्निशन। मेजरमेंट तो हमें मेजरमेंट बेस पॉलिसी तो हम सब में लिखते हैं, कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना है या रिवैल्यूएशन मॉडल लेना है या फेयर वैल्यू मॉडल लेना है या इन्वेंट्री मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, ये सारा क्या है, मेजरमेंट बेस पॉलिसी। प्रेजेंटेशन मेथड के अंदर क्या आ जाता है कि आपने कौन सी वैल्यू को किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना है, सेपरेट लिखना है या डायरेक्टली डिडक्ट करना है। तो अगर आपके क्वेश्चन के अंदर किसी भी वैल्यू के लिए रिकग्निशन की बात हो रही हो, प्रेजेंटेशन की बात हो रही हो या मेजरमेंट की बात हो रही हो, तो समझो वो अकाउंटिंग पॉलिसीज के रूल्स की बात हो रही है और वो अकाउंटिंग पॉलिसीज कहलाएगा। अब अगर उसके अंदर पहले अप्लाई कैसे करना है, सेलेक्ट कैसे करना है, उसके रूल्स अलग से बताए हुए हैं, फिर आगे अगर उसके अंदर चेंज आ जाएगा तो कैसे डील करना है। तो पहले अकाउंटिंग पॉलिसी का पता होना चाहिए कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी है, और फिर उसको हाउ टू सेलेक्ट एंड अप्लाई। तो पहला पॉइंट हम करने लगे हैं जो आपकी बुक में गिवन है, मतलब स्टैंडर्ड का हिस्सा है, सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, कहते हैं आपने किस तरह से सेलेक्ट करके अप्लाई करना है। कहता है सबसे पहले रिक्वायर्ड बाय IFRS, कहता है आपने वही अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करनी है जो आपको IFRS ने बताई है, जो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बताई है। आपने वही अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करनी है और अप्लाई करनी है जो आपको IFRS ने बताया है। अगर IFRS साइलेंट है तो फिर हमने क्या करना है, इफ नॉट गिवन इन IFRS, तब हमने अप्लाई करना है मैनेजमेंट जजमेंट। फिर हम देखेंगे कि मैनेजमेंट की जजमेंट के हिसाब से कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो हमने अप्लाई और सेलेक्ट करके अप्लाई करनी है। पहली बात क्या है कि क्या रूल है अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई करने का और सेलेक्ट करने का, जो IFRS ने कहा। IFRS कहता है ये काम करना है, हमने वही करना है। जहां IFRS साइलेंट है वहां पर हमने देखना है मैनेजमेंट जजमेंट को। अब मैनेजमेंट जजमेंट कैसे, क्योंकि मैनेजमेंट तो अगर 100% मैनेजमेंट को फ्री कर दिया जाए तो फिर तो वो अपनी मर्जी करेगी। वो कहता है मैनेजमेंट की जो जजमेंट है ना, वो भी जो पॉलिसी सेलेक्ट करे वो रेलिवेंट हो और रिलायबल हो।
जो वो अकाउंटिंग पॉलिसीज जिस मकसद के लिए सेलेक्ट कर रही है, सबसे पहले हो वो रेलिवेंट, किस चीज से रेलिवेंट हो, टू द डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट होना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जो स्टेक होल्डर बंदा है उसके लिए रेलिवेंट होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। ऐसी इंफॉर्मेशन ना होना कि जो वो अपनी मर्जी से प्रेजेंट करना शुरू कर दे। तो वो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग टू द स्टेक होल्डर, और रिलायबल होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। रिलायबल कैसे पता चलेगी कि ये इंफॉर्मेशन रिलायबल है? रिलायबल के ना अपने कुछ रूल्स है कि इंफॉर्मेशन न्यूट्रल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर, कंप्लीट होनी चाहिए, इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो। उसके बाद ट्रू एंड फेयर व्यू पर फेथफुल प्रेजेंटेशन हुई चाहिए। फेथफुल प्रेजेंटेशन का मतलब पता है ना, ईमानदारी के साथ आपने वो वैल्यू प्रेजेंट की हो। तो वो कहता है कि जो मैनेजमेंट ने जजमेंट इस्तेमाल करनी है अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करने के लिए, वो इंफॉर्मेशन या वो पॉलिसी रेलिवेंट हो, और अब रिलायबिलिटी में क्या चीजें आ जाती हैं कि ईमानदारी के साथ प्रेजेंट की हो, ट्रू एंड फेयर व्यू बेस पे हो, फेथफुल प्रेजेंटेशन हो, न्यूट्रल हो। कहता है ये जो जजमेंट इस्तेमाल करनी है इसके पीछे भी कोई बैकग्राउंड है, या अपनी मर्जी से जजमेंट, रेलिवेंट और रिलायबल तो हो गया, जजमेंट की भी बेस है। कहता है या तो उस जैसी बात स्टैंडर्ड में किसी जगह लिखी हो, उस जैसी बात स्टैंडर्ड में किसी जगह लिखी हो तो वो रेफरेंस दे देगा, या किसी और अकाउंटिंग बॉडी के अंदर। और अकाउंटिंग बॉडी का मतलब ये होता है कि जैसे पाकिस्तान में IFRS इस्तेमाल होते, USA के अंदर नहीं इस्तेमाल होते, वहां पर इस्तेमाल होते हैं USA गैप। इवन कि इंडिया के अंदर भी इस्तेमाल नहीं होते, इंडिया के अंदर भी इंडिया गैप के तौर पर इस्तेमाल होता है। इंडिया में जब भी अगर आपने कभी कोई स्टैंडर्ड देखा हो तो वहां पर IAS लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता, वो AS23 कहते हैं, AS36 कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36। तो वो कहता है कि अगर हमारे IFRS के अंदर नहीं है तो क्या आपने उसको US गैप के अंदर देखा है? अगर उधर वो कोई इंफॉर्मेशन आपको जो जहां पर IFRS साइलेंट है, तो अगर किसी और बॉडी के अंदर लिखा हुआ है तो आप रेफरेंस दोगे कि वहां पर ये चीज इस तरह से मेंशन है, इसलिए हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक होगी बात? तो ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया कि हाउ टू सिलेक्ट एंड अप्लाई द। आपकी बुक से भी मैं आपको मेंशन करवा देता हूं। देखिए जी, पहली बात हमने ये सीख लिया कि IS 8 4 चीजों पर अप्लाई होता है: सिलेक्टिंग, अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग फॉर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग फॉर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग फॉर करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर। फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ये वो रूल्स हैं, बेसिस, कन्वेंशन, प्रैक्टिसेस जो कि प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो बनाने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए जो प्रिंसिपल, बेसिस, कन्वेंशन, रूल्स, प्रैक्टिसेस जो कुछ इस्तेमाल होता है हम उसे अकाउंटिंग पॉलिसीज कहते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज 3 चीजों पर बेस कर रही होती है: रिकग्निशन क्राइटेरिया, मेजरमेंट बेस और प्रेजेंटेशन। ठीक होगी बात? ये हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज को सीखा। फिर हमने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को छोड़ के हम चले गए पहले रूल के ऊपर। यहां पर सिलेक्टिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ, ये स्टैंडर्ड का पैरा 7 एंड 10 to 13 है जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई। सबसे पहले वो कहता है व्हेन IFRS स्पेसिफिकली अप्लाई किसी ट्रांजैक्शन, इवेंट या कंडीशन, द अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई टू दैट आइटम शैल बी डिटरमिन्ड बाय रिक्वायर्ड बाय IFRS। इन एब्सेंस ऑफ IFRS, अगर IFRS साइलेंट है तो हमने क्या इस्तेमाल करना है? मैनेजमेंट शैल यूज इट्स जजमेंट। वो जजमेंट क्या होनी चाहिए? रेलिवेंट
अब ये आगे रिलायबल की बातें, और ये सारे एमसीक्यूज हैं आपके। रेलिवेंट में क्या मतलब होता है, रिलायबल में क्या क्या फीचर्स होती हैं। रिलायबल में 5 फीचर्स होनी चाहिए। सबसे पहले प्रेजेंट फेथफुली। क्या मतलब होता है प्रेजेंट फेथ? जो आप अकाउंटिंग पॉलिसी बना रहे हैं ना, उसमें आपका कोई गलत मतलब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप ईमानदारी के साथ आप पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं, कोई एक्सपेंस छुपा नहीं रहे, कोई एसेट्स ओवरस्टेट नहीं कर रहे, कोई लायबिलिटी अंडरस्टेट नहीं कर रहे, फेथफुली प्रेजेंट कर रहे हैं। पहला, हाँ, रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक सब्सटेंस। इकोनॉमिक सब्सटेंस का क्या मतलब है? जिन चीजों पर आपके रिस्क एंड रिवार्ड आपको ट्रांसफर हो गए हैं, वो चीज आपकी है। तो जिसके रिस्क एंड रिवार्ड आपको ट्रांसफर नहीं हुए, वो आपकी चीज नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने एक एसेट लिखा हुआ है, लेकिन वो एसेट है ही आपका नहीं, आपके पास पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी की पड़ी हुई है, आपने काउंट कर ली, तो ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे नहीं है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है वही चीज आपकी है जिसके रिस्क एंड रिवार्ड आपको ट्रांसफर हो गए। न्यूट्रल होना चाहिए, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के साथ होना चाहिए, और अगर ये 5 चीजें हैं तो वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, रिलायबल इंफॉर्मेशन है। रेलिवेंट का मतलब होता है ना, जिस मकसद के लिए बना रहे हैं उससे रेलिवेंट हो। रिलायबल में 5 चीजें, फेथफुल प्रेजेंटेशन, रिफ्लेक्ट सब्सटेंस ओवर फॉर्म या इकोनॉमिक सब्सटेंस, न्यूट्रल, प्रूडेंट और कंप्लीट। ऑल आर कंप्लीट इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट। फिर वो कहता है जो जजमेंट आपने बनानी है उसके लिए 3 बातें होना जरूरी है। IFRS डीलिंग विद सिमिलर एंड रिलेटेड इशू। IFRS में उस जैसा कोई पहले इशू डिस्कस हुआ है तो आपने उसको बेस बनाकर जजमेंट बना ले। या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में लिखा हो, ये अभी हमने नहीं पढ़ा, ये हमारा सेक्शन ए का हिस्सा है। सेक्शन ए के अंदर हमारे टोटल जो चैप्टर्स हैं वो मेन 2 चैप्टर, एक ही चैप्टर है, मेन एक चैप्टर है, और उसी चैप्टर को उसने आगे पीछे किया हुआ है। मतलब एक चीज अगर पढ़ लोगे तो फॉर्मेट सारे के सारे वही है। मेन हमारा जो बगैर फॉर्मेट वाला है वो लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपके फॉर्मेट वाले टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब फॉर्मेट पढ़ेंगे फिर उसके अंदर चीजें ऐड करते रहेंगे। तो लोग इसे मुश्किल समझते हैं, मुझे नहीं पता आज तक ऐसा क्यों है, स्टूडेंट को भी शायद मुश्किल लगता है ये टॉपिक जो IFR सेट शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये मुश्किल है नहीं। इसके अंदर थोड़ा सा न्यूमेरिकली जो थ्योरेटिकली हम पढ़ रहे होते हैं ना, उसको हमें याद रखना पड़ेगा अप्लाई करते वक्त, बस ये चीज मुश्किल है। लेकिन ये भी मुश्किल नहीं है क्योंकि रटल लगा लेते हैं बच्चे। 5-6 चीजें हैं, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज है, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं, बस इन दोनों में मसला आता है, इसलिए इसके अलावा तो कोई मसला भी नहीं है, तो वो भी याद कर लेते हैं। तो इसलिए हाँ, इसमें अगर आपने गैप दिया ना, फिर ये आपको टॉपिक नहीं आएगा। और इसमें से 25 नंबर लेने के लिए आपको ये तीनों चैप्टर अच्छी तरह से आने चाहिए। इक्विटी वाला मुश्किल नहीं है, लेकिन इक्विटी के अंदर जब IS 8 इस्तेमाल होगा ना तो शायद ये परेशान आपको करेगा। और तीसरा है रिसेंट प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, अदर अकाउंटिंग लिटरेचर एंड एक्सेप्टिंग इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। कहता है कि वो जो आपने जजमेंट इस्तेमाल करनी है, कैसे? या तो IFRS डील विद द सिमिलर या रिलेटेड इशू, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में कहीं लिखा हो। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ना कुछ बेसिस है अकाउंटिंग रूल्स की जो स्टैंडर्ड में नहीं लिखी हुई, किसी भी स्टैंडर्ड में नहीं लिखी हुई, वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में लिखी हुई है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब है कि ये बाउंड्री है अकाउंटिंग की, इससे बाहर नहीं जाना। वो जो जिसे हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या है, वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को भी फॉलो करनी चाहिए वो चीजें। तो IFRS में किसी जगह डील हुई हो, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में डील हुई हो, या किसी और अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी के अंदर लिखा हो, तो तब आपने, तो यहां तक ये हमारा कंप्लीट हो गया। Accounting policies should be applied consistently from similar transaction unless required या permitted by consistent policy। कि आपने एक दफा जो पॉलिसी अप्लाई करना शुरू कर दी वो कंसिस्टेंट रखना है until and unless के IFRS उसको चेंज करने की परमिशन। तो ये हमारा पहला जो IS 8 का पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया कि अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करना और अप्लाई करने में क्या रूल्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक होगी बात।
उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। पहला हमने क्या सीखा, सेलेक्ट एंड अप्लाई, अब है चेंज। अच्छा, चेंज जो है वो हमारा दो तरह का है, अकाउंटिंग एस्टिमेट में भी चेंज और अकाउंटिंग पॉलिसी। पहले चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सबसे पहले एक छोटी सी बात सीखें, एक लफ्ज है प्रोस्पेक्टिवली, और एक लफ्ज है रेट्रोस्पेक्टिवली। दो लफ्ज हैं, प्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली। ये दोनों लफ्ज आप डिस्कशन वाले सवाल के अंदर इस्तेमाल करोगे। जब वो क्वेश्चन कहते हैं ना कि इसको डिस्कस करें, तो ये वहां पर आप इस्तेमाल करते हो। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि आपने जो चेंज अप्लाई करना है, चेंज अप्लाई इन करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर इफ एनी। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब है कि आपने चेंज किया और उस चेंज का जो अफेक्ट लेना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, जिस साल चेंज किया उस साल लेना है, और अगर वो फ्यूचर ईयर को अफेक्ट करेगा तो फिर करंट ईयर में भी लेंगे और फ्यूचर ईयर में भी लेंगे। इफ एनी का क्या मतलब है, अगर वो फ्यूचर ईयर को अफेक्ट करेगा तो। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब है कि आपने करंट ईयर और फ्यूचर ईयर में तो लेना ही लेना है, आपने पिछले सालों का भी लेना है। इस तरह से लेना है कि जिस तरह से ये पॉलिसी शुरू से ही अप्लाई हो रही है। अज्यूम करते हैं आप लोगों ने एक मेथड पढ़ा होगा, फाइफो एंड वेटेड एवरेज, सबने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। चलो जिसने नहीं पढ़ा बस ये समझना कि ये इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का एक मेथड है। अब आपने 2022 की बात करते हैं, 2022 से आपने फाइफो मेथड इस्तेमाल कर रहे हो। अब ये 2023 में भी यही होगा, 2024, 2025 आप फाइफो मेथड ही इस्तेमाल कर रहे हो। 2026 में आपको लगता है कि या तो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, आपको पता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी दो बेस पे हो सकती है, रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड या प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम मोर रिलायबल एंड अप्रोप्रिएट। नहीं है याद? कंसिस्टेंट पॉलिसी, ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंट कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट पीरियड। हाँ, उसको चेंज कर सकते हैं, रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड अगर स्टैंडर्ड कहते, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन बिकम मोर रिलायबल, मोर रेलिवेंट टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2026 में हमें लगा कि वेटेड एवरेज ज्यादा बेस्ट है। याद रखिए, फाइफो से वेटेड एवरेज जाना ये कॉस्ट फार्मूला कहलाता है। क्या होता है ये? कॉस्ट फार्मूला। तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के मीनिंग के अंदर आता है। मेथड चेंज करना, मेथड ये वाला कॉस्ट फार्मूला चेंज करना, ये इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन अकाउंटिंग। अब 2026 में हमने वेटेड एवरेज लगाना है। अब पिछले 4 सालों से तो चल रहा था फाइफो, अब चेंज वेटेड एवरेज में आना है तो इस तरह से चेंज लाना है कि आपने समझना है कि पिछले सालों में भी वेटेड एवरेज होगा, पिछले सालों को भी रीस्टेट करना पड़ेगा हमें। तो अकाउंटिंग पॉलिसी जब भी चेंज होती है उसका इफेक्ट क्या लेते हैं? रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब है इस तरह से चेंज करो जैसे शुरू से यही मेथड हो। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? इस तरह से चेंज लाओ जैसे शुरू से था ही वेटेड एवरेज। ठीक होगी बात? अब प्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ? इस साल जो चेंज लाना है ना, करंट ईयर को इफेक्ट किया तो बस करंट ईयर,
और अगर करंट ईयर और फ्यूचर ईयर को इफेक्ट कर रहा है तो फिर करंट और फ्यूचर, बट आपने प्रीवियस ईयर्स को नहीं छेड़। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है कि इस तरह से चेंज अप्लाई करो जैसे शुरू से ही ये अब वाली पॉलिसी चल रही है, मतलब पिछले साल भी और अगले साल। फिर एक सवाल आ जाता है, मिसाल के तौर पर एक 20 साल से हम फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, 20 साल बाद चेंज किया, क्या हम 20 साल के कोर्स चेंज करेंगे? तो स्टैंडर्ड कहता है जहां तक पॉसिबल है और प्रैक्टिकल है वहां तक चेंज करो। ये सारे मैं एमसीक्यूज बता रहा हूं, जिसको नींद शदीद किस्म की आ रही है ना, वो दिमाग कैसे खुल सकता है? अगर दिमाग पहले सोता है बाद में बंदा सोता है। अगर पहले दिमाग सो चुका होता है, जब आंखों तक हालात पहुंचते हैं ना, पीछे कत्ल हो चुका होता है, वो तो बस ऐसे डेड बॉडी नजर आनी होती है अब। तो ये सारी जो बातें हैं ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं। अब वो कहता है कि अगर पॉसिबल है, जहां तक पॉसिबल है और प्रैक्टिकल है तो आप वहां तक चेंज कर लो, और उसके बाद आप ना जो जहां तक पॉसिबल है वहां तक करके फिर एक कम्युलेटिव इफेक्ट ले लो। क्या ले लो? ये कैसे कम्युलेटिव इफेक्ट लेने हैं ये हम क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा किसका मतलब, प्रोस्पेक्टिवली का और रेट्रोस्पेक्टिवली का। मैं आपको बुक से बता देता हूं कि हमने जो पढ़ लिया हुआ है, और एक छोटी सी बात मैं और आपको सिखा देता हूं ताकि ना कल हमारा कुछ हैंडसम सा काम हो जाए। एक अकाउंटिंग एस्टीमेट सुन लो, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमने बता दिया ना, रूल्स, कन्वेंशन, बेसिस, प्रिंसिपल्स। और एस्टिमेट्स क्या है? अंदाजे। कहता है वो तमाम अमाउंट्स जिनके बारे में आप अनसर्टन का क्या मतलब होता है? यकीनियत या गैर यकीनियत। कहता है वो तमाम चीजें जिसकी अमाउंट्स के बारे में आप सर्टन या श्योर नहीं होते, एक अंदाजा लगाते हो, उसे बोलेंगे एस्टीमेट। और अगर उस एस्टीमेट को चेंज करोगे तो उसे बोलेंगे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। चेंज इन, अब यहां पर आई कैप आपको धोखा दे सकता है। मैं कुछ चीजें लिखता हूं जिसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कहते हैं। नंबर 1 एनआरवी। एनआरवी क्या होता है? फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस सेलिंग। याद है ना इसकी डेफिनेशन? अच्छा, पेपर में सवाल आ जाएगा कि जो एंटिटी है, जो बिजनेस है, वो अपनी इन्वेंट्री मेजर करता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। अब सुने, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, बताओ ये अकाउंटिंग पॉलिसी है या अकाउंटिंग एस्टिमेट है? ये अकाउंटिंग पॉलिसी है, मेजरमेंट की बात हो रही है। एंटिटी मेजर इट्स इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड। अब एनआरवी को फाइंड करना, एनआरवी को फाइंड करना ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है। इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे रखना ये अकाउंटिंग पॉलिसी है, दैट इज अ मेजरमेंट बेस्ड पॉलिसी। और एनआरवी की वैल्यू को बताना ये क्या होता है? अकाउंटिंग एस्टिमेट। नंबर 2 अलाउंस फॉर बैड डेट्स। हो सकता है इतने लोग पैसे ना दें। नंबर 3 किसी भी लेवल पे फेयर वैल्यू बताना। ये जो फेयर वैल्यू होता है ये भी क्या होता है? एस्टीमेट होता है। आज तक ये तीनों चीजें आपको एमसीक्यूज में आ सकती हैं, क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर नहीं आती। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये चीज आ रही होती है चेंज इन यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ चेंज होगा, ये सवाल कई दफा पेपर में आया। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा, लोग कहते हैं मेथड है तो ये तो कोई पॉलिसी होना चाहिए। नहीं, ये मेथड बेस कर रहा होता है लाइफ के ऊपर। और जो मेथड हम सेलेक्ट करते हैं ना, हम किस बेस पे सेलेक्ट करते हैं? वो देखते हैं कि हमारा जो एसेट है वो किस मैनर पर इस्तेमाल होगा।
कितना बेनिफिट देगा, कैसे बेनिफिट देगा, वो सारे का सारा एस्टिमेट होता है। उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू, ये चौथा जो पॉइंट है ये पेपर में कई दफा आया हुआ। फिर उसके बाद 5वें नंबर पर प्रोविजन फॉर वारंटीज, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। वारंटीज क्या चीज है? ये जो लोग चीजें बेचते हैं और वो कहते हैं ना कि 1 साल की वारंटी है, 2 साल की वारंटी है, अब वो अंदाजा होता है उनको कोई पता नहीं कितनी चीजें रिपेयर के लिए वापस आए, तो ये क्या कहलाते हैं सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। एक छोटा सा सवाल था कि मैं कहता हूं कि थोड़ा सा बेहतर हमारा आज का टॉपिक हो जाए। अच्छा, जो हमने कर लिया है ना, ये पॉइंट ओके हो गया, ये आपका ओके हो गया, ये आपने घर जाकर लाजमी पढ़ा। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में डाउटफुल डेट, नेट रिलायजेबल वैल्यू, फेयर वैल्यू, डेप्रिसिएशन, यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, प्रोविजन फॉर वारंटी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात, ये एक एमसीक्यू पड़ा हुआ यहां पर आपका। वो कहता है अगर आपको ये डिफाइन करना मुश्किल हो जाए, ये नहीं कि आपको नहीं आ रहा स्टैंडर्ड को, कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी है या अकाउंटिंग एस्टिमेट है, तो कहता है फिर आप उसको अकाउंटिंग एस्टिमेट में ले जाइएगा। अगर स्टैंडर्ड में ये डिफाइन करना मुश्किल हो रहा हो कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी है या अकाउंटिंग एस्टिमेट है, तो हम किस में ले जाएंगे? एस्टिमेट के अंदर। एरर तो हम बाद में देख लेंगे, एरर का वैसे पता चल जाता है छोटे से क्वेश्चन के अंदर। जल्दी से हम 6 सवाल गिवन है। एंटिटी चेंज इट्स अकाउंटिंग फॉर लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है या एस्टिमेट चेंज हो रहा है? यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट रिवाइज्ड, एस्टिमेट, ये पॉलिसी हो गया, ये एस्टिमेट हो गया। डेप्रिसिएशन मेथड एस्टिमेट हो गया। कॉस्ट फार्मूला यूज्ड फ्रॉम FIFO से वेटेड एवरेज, याद रखें ये जो FIFO से वेटेड एवरेज और वेटेड एवरेज से FIFO, ये उसके बाद 3 चीजें हैं टोटल, पॉलिसी, एस्टिमेट और एरर। इट इज डिस्कवर्ड दैट लास्ट ईयर कंपनी इन्वेंटरी शीट वर अंडर कास्ट, ये एरर है। It was discovered actual NRV of the inventory was much lower than expected. Presentation, लो जी, प्रेजेंटेशन कहां इस्तेमाल होती है? मेजरमेंट, रिकॉग्निशन और प्रेजेंटेशन, पॉलिसी। रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेशन, ये हमने पढ़ लिया। सर जी यहाँ पे तो 6 वाले का अकाउंटिंग एस्टिमेट होगा। हाँ जी, यहाँ पे 6 वाले का आंसर एस्टिमेट आपने एडिट अच्छा, it was discovered that actual NRV was much lower than। उसके बाद आपने जो पढ़ना है ना भाई, कल यहां तक पढ़ के आना है और पढ़ के नहीं आना, बल्कि मैंने ना एक छोटा सा एमसीक्यूज का आपका टेस्ट लेना है, एमसीक्यूज बनाकर आऊंगा मैं यहां तक, एग्जाम्पल नंबर 2 तक, शुरू से लेकर एग्जाम्पल नंबर 2 तक हमने पढ़ लिया है। कल इसके क्वेश्चन करेंगे।